Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at my YouTube channel Spy Matholution. My dear students, as I promised you कि मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स पेपर के जीएस पार्ट का इंजीनियरिंग मैथ्स एंड एप्टीट्यूड का ईयर वाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा अपने YouTube चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, इसी कंटिन्यूएशन में मैं 2023 का पार्ट 1 मतलब एप्टीट्यूड अपलोड कर चुका हूं। उसी के 2023 के पार्ट 2 का डिस्कशन आज मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का डिस्कशन इस वीडियो में करूंगा। मैं ऑलरेडी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं स्टूडेंट। पार्ट 1 में ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका। आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डिस्कस होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिसिंग फिगर इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दिया गया है जिसमें x की वैल्यूज इक्वल स्टेप्स पे दी गई है 1 2 3 4 5। करेस्पॉन्डिंग आउटपुट जो है 2 5 7। एक डेटा मिसिंग है 10 32। आई बात समझ में। और आपको बताना है ये मिसिंग डेटा। यहाँ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का यूज करेंगे। सबसे पहले फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट जो फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस आएगा दैट मस्ट बी 0। देखिए कैसे, x0, x1, x2, x3, x4, x0 है 1, x2 है 2, x1 है 2, x2 है 3, x3 है 4, x4 है 5। आई बात समझ में। करेस्पॉन्डिंग आउटपुट y0 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 5 7, y3 जो कि मिसिंग है अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। y4 दैट इज इक्वल टू 32। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस। इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 5 2, अल्फा माइनस 7, 32 माइनस अल्फा। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस कैलकुलेट हो गए। नेक्स्ट वन, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस कैलकुलेट करते हैं। 2 माइनस 3 माइनस 1, अल्फा माइनस 7 माइनस 2, अल्फा माइनस 9, 32 माइनस अल्फा माइनस 7। ये हो जाएगा आपका 32 प्लस 7 39 माइनस 2 अल्फा। आई बात समझ में। देन फॉर थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंसेस कैलकुलेट करते हैं। अल्फा माइनस 9 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा अल्फा माइनस 8। और ये हो गया आपका 39 माइनस 2 अल्फा माइनस 9। ये प्लस हो जाएगा 39 प्लस 48 माइनस 3 अल्फा। अब इनका भी डिफरेंस निकाल देते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा 48 माइनस 3 अल्फा अल्फा माइनस 8। तो 48 प्लस 8 56 हो गया माइनस 4 अल्फा। ये बात समझ में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए 0 के। सो अल्फा इक्वल टू 14। दिस इज माय आंसर। आंसर इज सी। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज f dash 0.2 from the following tabular data। अगेन इक्वली स्पेस्ड इंटरवल्स पे आर्ग्यूमेंट एंड एंट्री मतलब इनपुट एंड आउटपुट दोनों दिया गया है। और आपको अब f डैश 0.2 मतलब आपको फंक्शन चाहिए। तो स्टूडेंट इस
इस डेटा का यूज करके आपको पहले पॉलिनोमियल निकालना पड़ेगा, और इसमें जब इक्वली स्पेस्ड है तो फॉरवर्ड डिफरेंसेस टेबल का यूज करके आपको पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर पॉलिनोमियल जब आ जाएगा, पॉलिनोमियल से आप उसका डिफरेंशिएशन करके एफ डैश 0.2 कैलकुलेट करेंगे। आइए पहले हम डिफरेंस टेबल बनाते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। अगेन x नॉट इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 0.2, x2 इक्वल टू 0.4, x3 इक्वल टू 0.6, x4 इक्वल टू 0.8 एंड x5 इक्वल टू 1.00। आई बात समझ में? करेस्पॉन्डिंग एंट्री जो है y नॉट इक्वल टू 1.00, y1 इक्वल टू 1.16, y2 इक्वल टू 3.56, y3 इक्वल टू 13.96, y4 इक्वल टू 41.96, y5 इक्वल टू 101.00। ये तो डेटा जो गिवन था। अब यहां से स्टूडेंट्स फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस देखिए क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में बिना कैलकुलेटर के करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन खास करके प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए। फिर भी अगर पूछा है तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसलिए मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट में किया करें, है ना, अगर आपके पास समय सफिशिएंट है। यहां मैं कैलकुलेटर का यूज करता हूं स्टूडेंट। ये डिफरेंस आ जाएगा 0.16, ये डिफरेंस आ जाएगा 2.4, ये डिफरेंस आ जाएगा 10.4, ये डिफरेंस आ जाएगा 28, ये डिफरेंस आ जाएगा 59.4। फर्दर इन दोनों का डिफरेंस निकाल तो ये आएगा डेल स्क्वायर। सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस ये कितना आ जाएंगे 2.24, देन 8, 17.6। आप कैलकुलेटर चला के वेरीफाई कर लीजिए। 04, इसका फर्दर डिफरेंस 5.76, 9.6, 13.44, और इनका भी डिफरेंसेस फर्दर निकालें 3.84, 3.84। इसके फर्दर जीरो आने लगेगा। मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल होगा डिग्री 4 तक ही कैलकुलेट करना है। ये स्टूडेंट्स लीडिंग डिफरेंसेस हो गए। ये किसकी वैल्यू है? डेल एफ ऑफ 0, डेल स्क्वायर एफ ऑफ 0, डेल क्यूब एफ ऑफ 0, डेल पावर एफ ऑफ 0। ये बात समझ में? अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का नाम सुना, है ना? न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला yp इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस p डेल एफ ऑफ ए प्लस p माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस p माइनस 1 p माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ऑफ ए। एक टर्म और लिखना पड़ेगा बस, क्योंकि इसके आगे तो सारे जीरो ही है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखो तो ए की वैल्यू जीरो है, जहां से स्टेपिंग स्टार्ट की गई है उसकी वैल्यू जीरो है। एच की वैल्यू 0.2 है। नो दैट स्टूडेंट्स, वी नो दैट p इक्वल टू
x minus a upon h. This implies that p equal to x minus 0 upon 0.2. यहां से मुझे मिल गया 5x, p की वैल्यू 5x के इक्वल मिल गई. Put a equal to 0 and p equal to 5x. तो f of x यहाँ फंक्शन x के टर्म में मिल गया. f of 0 प्लस 5x del f of 0 plus 5x minus 1 upon 2 factorial del square f of 0 plus 5x minus 1 5x minus 2 upon 3 factorial del cube f of 0. एक टर्म और लिखा जाएगा, मैं डॉट डॉट लिख देता हूं. ठीक, अब स्टूडेंट्स f डैश x निकाल, क्या निकाल लेते हैं? f डैश x. पहला तो कांस्टेंट हो गया, 0 हो गया. 5 del f of 0 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 5x into 5x 25x स्क्वायर 50x माइनस 5x का डिफरेंशिएशन 5 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into del स्क्वायर f of 0. इस तरह से सिंप्लीफाई करके चीट कर. Now student put f dash 0.2. f dash ये तो कैलकुलेट करना है. Let's check it. Yes, f dash 0.2 equal to 5 del f of 0. फर्स्ट लीडिंग डिफरेंस कितना आया है? 0.16. यहां रख दो 0.16 प्लस 50 इंटू x की वैल्यू 0.2 माइनस 5 अपॉन 2. सेकेंड लीडिंग डिफरेंस डेल स्क्वायर एफ ऑफ 0 2.24. अगर केवल इतने ही टर्म लोगे तो लमसम वैल्यू आएगी, और डेल पावर 4 तक लोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी, और एग्जैक्ट वैल्यू जो आती है 3.2 आती है. ठीक है, so students option D is the right answer. Now come to the next one. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. यहाँ क्या दिया गया है? What is the general solution of homogeneous differential equation with the characteristic equation lambda cube into lambda plus 4 whole square lambda square plus 2 lambda plus 5 का whole square equal to 0. सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही क्या हो जाएगा? कंप्लीट सॉल्यूशन. y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे. ऑक्सिलरी इक्वेशन दिया गया है. ऑक्सिलरी इक्वेशन को 0 करके लैम्डा की वैल्यू आई 0,0,0. यहां रिपीटेड रूट है कौन सा? 0 0 0. कितनी बार रिपीट किया? 3 बार. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन आएगा C1 प्लस x C2 प्लस x स्क्वायर C3 इंटू ई पावर 0x. ये हो गया इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन. अगला देखिए, लैम्डा इक्वल टू, आप लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू -4 -4 दो बार रिपीट करेगा. इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? C1 C2 C3 हो चुका. C4 प्लस x C5 इंटू ई पावर -4x. C4 C5. यही बात समझ में? ये हो गया स्टूडेंट्स. आगे देखिए, इसको सॉल्व करोगे. लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 0. लैम्डा इक्वल टू -1 प्लस -2i. त्रिधराचार्य का यूज कर लीजिए. रिपीटेड रूट वो भी 2 बार, -1 प्लस -2i. ठीक है, मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 2. मतलब एक ही रूट 2 बार आया है. कॉम्प्लेक्स रूट पेयर में लिए जाते हैं.
तो इसके करेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहां पे रियल पार्ट जो आया है वो -1 आया है, तो e⁻⁻x इंटू C1 C5 तक पहुंचा है, C1 से C5 तक C6 cos इमेजिनरी पार्ट 2x C7 sin 2x, अभी रिपीट किया है C6 x, या पहले C लिखिए C6 C7 C8 x cos 2x प्लस C9 sin 2x, x मल्टीप्लाई करिए C9x sin 2x, जो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा इन्हीं सब का सम कर दीजिए, y इक्वल टू प्लस प्लस, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसको ये जो लास्ट वाला है इसको कुछ लोग C6 cos 2x प्लस x C7 cos 2x इस तरह से लिखते हैं, चाहे सेपरेट करके लिख दो चाहे ऐसे ही लिख दो, ऑप्शन जिस फॉर्म में दिया था मैंने उसी फॉर्म में लिख दिया। आई बात समझ में, मैच करते हैं C1 x C2 C3, ठीक है मैच कर रहा है, C4 x C4 e⁻⁻4x C5 x, दोनों में तो x नहीं होगा, ये तो रूल आउट हो गया। ये बात समझ में, आगे चलते हैं y x इक्वल टू C1 C2 C3, ये ठीक है, C4 e⁻⁻4x प्लस x e⁻⁻4x, ठीक है, e⁻x C6 cos 2x C7 sin 2x प्लस e⁻x, नहीं ये भी गलत है, दोनों में e⁻x होना चाहिए, ये भी गलत हो गया, yx C1 C2 C3 यहां भी प्रॉब्लम है, ऑप्शन डी इज राइट, C1 ठीक है, x, ये टाइपिंग मिस्टेक है, एक मिनट ये हटा देते हैं बच्चे, यहां नहीं, अब ये ठीक है, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर C4 e⁻⁻4x प्लस C5x e⁻⁻4x, दो बार रिपीट किया है, कहां पे गया, ये है, इसे मल्टीप्लाई कर दें -4x से, ये वाला पार्ट e⁻⁻x पूरे में कॉमन है, C6 cos 2x C7 sin 2x C8x cos 2x C9x sin 2x, yes ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, करेक्ट, वो टाइपिंग मिस्टेक है यहां पे क्वेश्चन लिखने में, ऑप्शन डी ही सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। ये क्वेश्चन न्यूटन रैप्शन मेथड से है, पहले मैं एक लाइन में आपको बताऊं कि न्यूटन रैप्शन मेथड का जो ये इटरेटिव फॉर्मूला होता है xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश xn, ये स्टूडेंट फंक्शन जो f ऑफ x है इसी का अप्रोक्सीमेट रूट निकालता है इटरेटिव प्रोसेस से, मतलब x1 पहली बार अप्रोक्सीमेट रूट, x2 दोबारा वही अप्रोक्सीमेट रूट, मतलब एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। इस फंक्शन को, इस फॉर्मूले को एक फंक्शन दे दीजिए उसका रूट निकालता है ये बार बार रिपीट करके, अब हमसे क्या निकालने को कहा जा रहा है, √2 की वैल्यू, तो एक ऐसा फंक्शन कंपोज कर दीजिए जिसका √2 हो जाए, यही बात समझिएगा, एक ऐसा फंक्शन कंपोज कर दीजिए, मतलब एक ऐसा फंक्शन फॉर्म कर दीजिए जिसका जब रूट कैलकुलेट करो तो √2 एक रूट हो जाए उसका, क्या कैलकुलेट करना है, x इक्वल टू √2, दोनों साइड होल स्क्वायर करिए, x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2, दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर -2 इक्वल टू 0, मैंने एक फंक्शन फॉर्म कर दिया x स्क्वायर -2 इक्वल टू 0, इस फंक्शन का रूट निकालिए, मतलब 0 रख के, तो रूट आ रहा है प्लस माइनस √2, तो एक क्या आ गया √2, ठीक है, तो एक √2 आ गया, अब इसी को न्यूटन्स इटरेटिव फॉर्मूले में इनपुट में दे दीजिए, तो अल्टीमेटली वो किसका रूट निकालेगा, एक्स स्क्वायर -2 इक्वल टू 0, लेकिन इसका रूट है क्या √2, तो हमारा काम हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स f ऑफ x मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर -2, तो f ऑफ xn इक्वल टू xn का होल स्क्वायर -2
f dash xn equal to twice xn, f of xn equal to xn का होल स्क्वायर माइनस टू, f dash xn equal to twice xn। अब इसको फॉर्मूले में रख देते हैं, xn प्लस वन इक्वल टू xn माइनस xn का होल स्क्वायर माइनस टू अपॉन ट्वाइस xn। और आगे आगे सॉल्व करते हैं, xn प्लस वन इक्वल टू ट्वाइस xn का होल स्क्वायर माइनस xn का स्क्वायर प्लस टू अपॉन ट्वाइस xn। xn प्लस वन इक्वल टू xn का स्क्वायर प्लस टू होल डिवाइडेड बाई टू xn। xn प्लस वन इक्वल टू xn बाई xn, xn बच जाएगा बाई टू प्लस टू बाई टू xn, वन बाई टू कॉमन ले लेते हैं तो xn प्लस टू बाई xn, ये आ गया डेरिवेटिव फॉर्मूला। xn प्लस वन इक्वल टू हाफ xn plus 2 by xn. This is the iterative formula for finding the value of root 2. Answer is D. ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, what is the solution of d2y upon dx2 plus 4dy by dx plus 3y equal to e power minus 4x with y of 0 equal to 2, dy by dx equal to 1 at x equal to 0। यहाँ पे स्टूडेंट कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ेगा, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस d प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट d इक्वल टू -1 कॉमा -3। इसके दो रूट मिल गए हमें, ये बात समझ में। तो स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 e पावर माइनस एक्स प्लस C2 e पावर माइनस 3x। करेक्ट, ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आगे देखते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल yp इक्वल टू, yp क्या होगा, 1 अपॉन एफ डी, मतलब d का स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इंटू कैपिटल X दैट इज e पावर माइनस एक्स। यहां a की वैल्यू -1 है, x का कोफिशिएंट -1, d की जगह रिप्लेस कर रहे हैं तो ये 0 आ रहा है। तो yp जो हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, 2d प्लस 4 e पावर -3, एक मिनट, -3 नहीं, yp इक्वल टू x अपॉन 2d प्लस 4 e पावर -x। अब फिर से d की वैल्यू कितना रखेंगे स्टूडेंट्स, a की वैल्यू -1, दिस इक्वल टू x e पावर -x अपॉन 2। पर्टिकुलर इंटीग्रल भी मिल गया। यहां से स्टूडेंट्स देखिए, सॉल्यूशन लिखिए, कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 e पावर -x C2 e पावर -3x प्लस x e पावर -x बाई 2। ये बात समझ में। अब स्टूडेंट्स इनिशियल कंडीशंस दी गई है, y ऑफ 0 इक्वल टू 2, तो 2 इक्वल टू c प्लस C2, एक इक्वेशन C1 प्लस c इक्वल टू 2। दूसरा इक्वेशन देखिए, हमको dy by dx निकालना है, dy by dx इक्वल टू -C1 e x माइनस 3C2 e पावर -3x प्लस 1/2 बाहर ले लिया, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 सेकेंड फंक्शन प्लस x इंटू e पावर -x इंटू -1। ठीक, अब वैल्यू स्टूडेंट dy by dx की कितना दी गई है, 1 इक्वल टू 0 रख दो, -C1 -3C2, यहाँ पे क्या आएगा, ये हो गया 1, ये पूरा 0 हो गया,
तो हाफ आ गया, ठीक है। इस दैट C1 प्लस 3C2 इक्वल टू माइनस हाफ, तो 2C1 प्लस 6C2 इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन यहाँ पे मिल गया। तो माय डियर C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू, दोनों सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आती है भाई? कहीं तो हमने सॉल्व करके रखा हुआ है, बाकी सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। हाँ, C1 आया है 13/4 और C2 आया है -5/4, ठीक, ये आ गया। नाउ माय पर्टिकुलर सॉल्यूशन y इक्वल टू C1, तब 13/4 e पावर -x -5/4, 5/4 e पावर -3x प्लस x e पावर कितना है, पावर -x, इन दोनों को एक साथ रख देते। 13/4 प्लस x/2 e पावर -x minus 5/4 e पावर -3x, दिस वन इज द राइट आंसर, ठीक है। कौन सा सही हुआ भाई? एक तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सेम है। 13/4, 13/4, x/2 e पावर -x, e पावर -x, 5/4, इसको मैं 1/4 बना देता, ये तो दो दो ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। आंसर ए इज राइट, नहीं टाइपिंग मिस्टेक होगी, आंसर ए राइट। आगे बढ़ते, लाप्लास इक्वेशन से एक क्वेश्चन आया है। एक प्रॉपर्टी, मैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करता हूं आपसे। इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एस, अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये है, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी इक्वल टू 1/a एफ ऑफ एस बाई ए। मतलब स्टूडेंट्स, कहने का ये मतलब है, आपको पता ही है लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है टाइम डोमेन में एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन में। टाइम डोमेन में आप टी की जगह ए टी लेंगे, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपको एस की जगह एस बाई ए और पूरे फंक्शन में 1/a, यही प्रॉपर्टी लगा दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी टी कैलकुलेट करना है, देन दिस इक्वल टू 1/3, ये तो आ गया बिल्कुल बाहर, ठीक है। 1/a 1/3 पावर -3 इंटू s/3, 1 - 2 इंटू s/3 होल डिवाइडेड बाई 2 s/3 का होल स्क्वायर माइनस s/3 प्लस 1, को सिंप्लीफाई कर देना है, आपको मिल जाएगा। तो दिस इक्वल टू, यहां से स्टूडेंट्स क्या आ गया, 1/, ये सिंप्लीफाई करेंगे 3 -2s, 3 बाहर आ जाएगा तो 1/9 हो गया, e पावर -s इंटू 3 -2s होल डिवाइडेड बाई, यहाँ भी 1/9 कॉमन हो गया, क्योंकि ये s²/9 हो जाएगा, तो 9 से s² -3s प्लस 9, ठीक है। 1/9 स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर आ गया पावर -s, 3 -2s अपॉन ट्वाइस s² -3s प्लस, विच ऑप्शन इज करेक्ट? e पावर -s पहला वाला तो रूल आउट हो गया, दूसरा e पावर -3s रूल आउट हो गया, ये भी रूल आउट हो गया, लास्ट वन e पावर -s, यस, 3 -2s, 2s² -3s प्लस 9, ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट।
अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, what is the solution of the equation conditions y of 0 equal to 1, dy by dt equal to 0 at t equal to 0, d2y by dx2 plus y of t equal to 0 to t sin tau y of t minus pi। कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने की यहाँ जरूरत नहीं थी। जो डिफिकल्टी आप फील कर रहे हो, देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं एप्टीट्यूड भी जब डिस्कस किया था, कई बार अगर एमसीक्यू एग्जाम है, कई बार आपके ऑप्शंस आपको बहुत हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए y ऑफ 0 1 दिया गया है, ठीक है, मतलब t की वैल्यू, हम t की वैल्यू रखें 0 और y की वैल्यू मिल जाए 1, इसमें रखिए y ऑफ 0 इक्वल टू 1/2 1 माइनस cos 0 कितना होगा 1 होगा। तो ये तो हो गया स्टूडेंट 0, ये हो गया रूल आउट, बिल्कुल सही नहीं है ये। अगला देखिए y ऑफ 0, e की जगह 0 रख दीजिए 1/2 1 प्लस cos 0 कितना हो गया 1 हो गया इक्वल टू 2/1 आ गया। जरा इसमें देखते हैं, दो ऑप्शन भी मैच कर सकता है। इसमें जब हमने रखा स्टूडेंट 1/this -1 यहाँ -1 आ गया, ये भी आउट हो गया, ठीक है। अगला y ऑफ 0 इक्वल टू, यहाँ पे रखेंगे स्टूडेंट्स -½ है 1 माइनस cos 0, ये तो 0 ही आ गया। तो स्टूडेंट देखिए ये भी रूल आउट हो गया, ऑप्शन डी इज राइट, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं थी। दो दो ऑप्शन मैच करते तो अभी एक क्लू और था, dy by dt इक्वल टू 0 कहाँ पे, इफ t इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं, जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ डिफिकल्टी दिखे तो आप ऑप्शंस की हेल्प लीजिए। देखिए देखिए ये क्वेश्चन भी ऑप्शन की हेल्प से बहुत आसान होता है। The nth coefficient of a series is given an equal to 1 into 5 into 9 into 13 and so on 4n plus 1 by 2 power n. What is the expression an in terms of gamma function? इसको गामा फंक्शन में कन्वर्ट करना। बट ये एमसीक्यू क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप मत्था मारोगे क्वेश्चन बन जाएगा, गामा में कन्वर्ट हो जाएगा, बट कोई जरूरत नहीं है। पहले जरा पैटर्न देखो, ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1/1, 2 की पावर 0 1 हो गया, ठीक है। और यहां हमने n की वैल्यू 0 ले ली तो 1/1 आ गया। a1 1 इंटू इसकी वैल्यू कितना लिया हमने स्टूडेंट्स, n की 1 5/2, दैट इज इक्वल टू 5/2, करेक्ट। अब जरा चेक करिए किसमें a1 a0 जो है 1 आ रहा है, a1 जो है 5/2 आ रहा है। गो टू दी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में आइए। a0 का मतलब n की वैल्यू 0, 2 की पावर 2 गामा 5/4 अपॉन गामा 1/4, ठीक है। इस इक्वल टू वैल्यू कितने 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और यहाँ पे गामा 5/4, स्टूडेंट हम क्या करते हैं 1 माइनस करते हैं, 5/4 में से 1 माइनस करते हैं, बाहर भी लिखते हैं अंदर भी लिखते हैं, इस तरह से गामा को सॉल्व किया जाता है। तो ये कितना आ जाएगा 5/4, 1/4 गामा 1/4, ऊपर नीचे कैंसल होगा, ये हो जाएगा गामा 1/4, यहाँ आ गया 1/4 अपॉन गामा 1/4, कैंसिल हुआ, वैल्यू आ गई 1, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही स्टूडेंट्स हम लोग a1 निकाल लेते हैं। a1 की वैल्यू जरा देखो कितना आ रही है, जब n की वैल्यू आप कितना लेंगे 1, तो 2³ 8 हो गया, गामा 1 प्लस 5/4, 1 प्लस 5/4 9/4 हो गया,
अपॉन गामा 1/4। जब हम 9/4 को स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो गामा 1 माइनस करते हैं, 1 माइनस 9/4 माइनस 1, 5/4 आ जाएगा। इधर भी लिख देंगे, बाहर भी 8 5/4 गामा 5/4 फुल डिवाइडेड बाई गामा 1/4। और गामा 5/4 अभी सॉल्व किया था, इसको क्या लिखा जा सकता है, 8 इंटू 5/4 इंटू 1/4 गामा 1/4। अभी ऊपर सॉल्व किया है, गामा 1/4 दोनों कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स। इस इक्वल टू 2 आ गया ऊपर 5/4। ये दोनों मैच कर गए स्टूडेंट। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू जो है जब मैं 1 रखूंगा तो देखिए ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ 2n+1 है। 1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5/2 के बराबर नहीं आएगा। ना बी ऑप्शन में आ रहा है, ना सी में आ रहा है, ना आपका डी में आ रहा है। ऑप्शन ए क्या हो गया, राइट। आप रख के चेक कर लीजिए। इसमें मैंने ए नॉट रखा, वो भी मैच कर रहा है, और जब मैंने A1 निकाला तो वो भी मैच कर रहा है। बेटर होगा कि आप A1 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 सब में देख लो, जिसमें A1 की वैल्यू 5/2 आएगी। अगर किसी दो में 5/2 आ गई A1 की वैल्यू तो A2 निकाल लेना, एक और निकाल लेना, जबकि जरूरत नहीं है। यहां तो केवल A1 से ही फिल्टर हो जा रहा है। आंसर इज ई, नहीं भाई ए, आंसर इज ए। ठीक है। फोरियर सीरीज का क्वेश्चन आ गया और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन की हेल्प बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर मैं फोरियर सीरीज लिखूं, पहले बेसिक फॉर्मूला, तो बेसिक फॉर्मूला जो होता है आपका, फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an cos n pi x by l प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity bn sin n pi x by l। ठीक है। अब स्टूडेंट जरा देखिए, जो फोरियर सीरीज होती है वो कॉस एंड साइन के टर्म में होती है, लेकिन यहां केवल साइन का टर्म दिख रहा है और उसमें +1। इसका मतलब हमको ये वाले पार्ट को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मतलब an को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, केवल bn कैलकुलेट कर लेंगे, बस हमारा काम हो जाएगा, a0 एंड bn। अच्छा, अब a0 का फॉर्मूला क्या होता है, a0 इक्वल टू 1/L माइनस L/L f ऑफ x dx इज इक्वल टू, L की वैल्यू कितना है, 1 हो गई, 1/1 1 हो गया, -1 हो गया। फंक्शन जरा देखिए, फंक्शन कितना है, x+1 dx। ठीक है, इज इक्वल टू x² 2 प्लस x पावर, लिमिट -1 से 1। वैल्यू कैलकुलेट करें स्टूडेंट तो कितना हो जाएगी, 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 माइनस 1। ठीक है, 1/2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2। ए नॉट की वैल्यू कितना हो गई, 2। देखो दो ऑप्शन यहां से फिल्टर हो गए, मतलब A0/2 2/2 1, ये ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। अब या तो ए सही होगा या तो सी सही होगा, या तो ए या तो सी, बी और डी रूल आउट हो गए, डी एंड डी रूल्ड आउट। अब अगला देखिए, अगला देखते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या कैलकुलेट करेंगे इसके आगे, हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे bn की, मैं an नहीं कैलकुलेट करूंगा। बहुत बच्चे an निकालते हैं फिर वो जीरो आएगा, क्यों करने की जरूरत, जब ऑप्शन आपको हिंट दे रहा है कि कॉस्ट का कोफिशिएंट निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो जीरो हो चुका है। इसी ऑप्शन में होता तब मैं निकालता, ऑप्शन ए बी सी सब में साइन 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 का ही टर्म है, तो साइन का कोफिशिएंट क्या है, bn, bn निकाल दो। n के लिए फॉर्मूला n
इक्वल टू 1/L माइनस L टू L f ऑफ x साइन n बाई x बाई L की वैल्यू क्या है 1 dx इक्वल टू 1/1 हो गया माइनस 1 से 1 एफ एक्स की वैल्यू x प्लस 1 इंटू साइन n बाई x dx दैट इज इक्वल टू माइनस 1 से 1 x साइन n पाई x dx प्लस माइनस 1 से 1 साइन n पाई x dx। माय डियर स्टूडेंट साइन क्या होता है ऑड फंक्शन माइनस 1 से 1 ऑड फंक्शन इसकी वैल्यू तो हो गई 0 और साइन n पाई x ऑड फंक्शन है x हमारा इवन फंक्शन ऑड फंक्शन इनटू इवन फंक्शन ये तो वैल्यू 0 हो गई x हमारा ऑड फंक्शन है सॉरी x ऑड फंक्शन है ये भी ऑड फंक्शन तो ये इवन फंक्शन हो गया 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 ठीक है x साइन n पाई x x प्लस 0 ये बात समझ में आई कि नहीं x जो है ऑड फंक्शन साइन n पाई x भी क्या है ऑड फंक्शन है ऑड फंक्शन इंटू ऑड फंक्शन क्या हो गया इवन फंक्शन भाई अगर आप ड्रॉ करो y इक्वल टू एक्स को तो ऑड फंक्शन है ना माइनस 1 से 1 में और साइन भी क्या है ऑड फंक्शन है माइनस 1 से 1 में तरीके का होगा ये दोनों ऑड फंक्शन है इसका वैल्यूएशन कर देते हैं फर्स्ट फंक्शन टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यस cos n पाई x अपॉन n पाई बाहर रहने दीजिए ठीक है माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 cos n पाई x dx अपॉन n पाई लिमिट 2 से 1 इक्वल टू ट्वाइस हो जाएगा माइनस एक्स कॉस n पाई x अपॉन n पाई का इंटीग्रेशन साइन n पाई x अपॉन n स्क्वायर अब हम वैल्यू रख देंगे स्टूडेंट्स क्या टू तो बिल्कुल बाहर है जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस n पाई अपॉन n पाई जब आप 1 रखोगे तो पूरा ये 0 हो गया माइनस 0 ये पूरा 0 हो गया ये 0 हो गया ये आपका आंसर आ गया इक्वल टू ठीक है तो अब जरा देखिए ये वैल्यू जो होगी या तो 1 आएगी या तो माइनस 1 आएगी ठीक है और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू स्टूडेंट्स पहला टर्म देखूं जैसे bn है b1 क्या होगा 2 इंटू माइनस कॉस पाई अपॉन पाई दैट इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस पाई माइनस 1 हो गया ठीक है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 बाई पाई इक्वल टू 2 बाई पाई पहला पॉजिटिव होगा इसी से मैं पता करूँ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है पहला पॉजिटिव होगा तो आपका ऑप्शन जो हो गया यहाँ नेगेटिव दिखा रहा है अगर मैं n इक्वल टू 1 रखूं ये पॉजिटिव होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट पढ़ना एक बात है ऑप्शन की हेल्प से क्वेश्चन करना भी बात है प्रैक्टिस से आता है मेरे टेक्निक्स यूज करोगे ठीक है जब आप भी करने लगोगे तो अप्रिशिएट करोगे आगे देखते हैं स्टूडेंट्स for what value of a and b is the vector field f equal to x plus z I cap plus a y plus z j cap plus b x plus y k cap is a conservative field कंजर्वेटिव फील्ड है तो कर्ल क्या होनी चाहिए 0 if vector field f is conservative
then nabla cross f del cross f कर्ल f must be equal to 0 है। बोलो कर्ल f इक्वल टू 0 है। बोलो डेल क्रॉस f इक्वल टू 0 या नाबला क्रॉस f, हम नाबला बोलते हैं। ठीक है। नाउ स्टूडेंट द वैल्यू ऑफ नाबला क्रॉस f इक्वल टू i कंपोनेंट j कंपोनेंट a कंपोनेंट डेल का, i कंपोनेंट डेल बाय डेल x डेल बाय डेल y डेल बाय डेल z, और यहाँ पे वैल्यू i कंपोनेंट ऑफ फील्ड x प्लस z, j कंपोनेंट a इंटू वाई प्लस जेड प्लस जेड कंपोनेंट x प्लस वाई, दैट इज k कंपोनेंट। कैलकुलेट कर लेते हैं, पे आ जाएगा, कैंसिल किया, इसे कैंसिल किया, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा b, ठीक है, माइनस जेड के रिस्पेक्ट में माइनस ए, ठीक है, माइनस कैंसिल किया, ये कैंसिल किया, x के रिस्पेक्ट में ये हो गया, ठीक है, z के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 1, ठीक है, ठीक है। एक बार फिर से इसे कैंसिल किया स्टूडेंट, इसे कैंसिल किया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, b आ गया, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, क्या आ गया 1, ठीक है, प्लस k कैप इनटू k कैप इनटू ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, x के रिस्पेक्ट में आ गया 0, y के रिस्पेक्ट में क्या आ गया 0। अब कर्ल 0 होने का मतलब इसके जितने भी कंपोनेंट हैं वो क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। i कंपोनेंट कितना है b माइनस ए, b माइनस ए इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू b होगा। दूसरा j कंपोनेंट 0 होना चाहिए, मतलब b माइनस 1 इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, इसका मतलब a इक्वल टू b इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है, a इक्वल टू b इक्वल टू 1, ऑप्शन ए इज राइट। वेक्टर कैलकुलस से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, वेक्टर कैलकुलस का स्टोक्स थ्योरम से पूछा गया है, ठीक है। पहले मैं आपको थोड़ा स्टोक्स थ्योरम बताता हूं क्या होती है, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। इन्होंने हमसे पढ़ रखा है तो हमारा नोट्स खोलिए फटाफट, ठीक है, और एक बार रिवाइज कर लीजिए स्टोक्स थ्योरम। लेट कैपिटल S an open surface bounded by closed curve C, then line integration of vector field F given by line integration f dot dr over closed curve C equal to surface integration curl f dot n cap ds। एरिया वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है तो एन कैप लगा देते हैं उसके आगे, इन्होंने केवल ds ही लिखा है, ये लिखना ठीक नहीं है। सेम कैन बी रिटन एज कर्ल नाबला क्रॉस f डॉट n कैप ds, ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही बात, एक बात समझ में। कुल मिला के स्टूडेंट यहाँ फील्ड का हमसे क्या पूछा है, उसने ऑलरेडी स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर दिया है। स्टोक्स थ्योरम इज द रिलेशनशिप बिटवीन लाइन इंटीग्रेशन एंड सरफेस इंटीग्रेशन। तुम्हारी मर्जी लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट करो या लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके कैलकुलेट कर लो, जो आसान पड़ेगा वैसा कर लेंगे। तो यहां पे हमको स्टूडेंट जो दिया गया है, डबल इंटीग्रेशन कर्ल f dot ds that is equal to line integration f dot dr over closed curve C, और वो C क्या है, let us be the open surface of paraboloid
of revolution z equal to 1 minus x square minus y square with the domain of definition x square plus y square less than or equal to 1. x square plus y square की मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1. z की वैल्यू कितनी होगी z इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0. मतलब xy प्लेन में है वो हमारा कर्व जिसके अलॉन्ग लाइन इंटीग्रेशन निकालना है z इक्वल टू 1 माइनस 1 और कर्व हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. सर्कल विथ रेडियस 1 यूनिट. ये पैराबोलाइड जो है इस तरह से एक सर्कल बना रहा है. कहां पे एक्स वाई प्लेन में. z कहां पे वहां जीरो वहां पे क्या है 0 है. ठीक है. तो लाइन इंटीग्रेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है दिस इक्वल टू f कितना है सर x क्यूब आई कैप प्लस x प्लस वाई जेड जे कैप प्लस वाई जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर मतलब डॉट dx आई कैप dy जे कैप dz के कैप. इन्हीं का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं. हमें लाइन इंटीग्रेशन आसान पड़ रहा है तो हम लाइन इंटीग्रेशन निकाल लेंगे. अब यहां पे आपका z जो है 0 है तो dz क्या हो जाएगा वो 0 ही हो जाएगा. लाइन इंटीग्रेशन f डॉट dr इक्वल टू पहला टर्म कितना आ गया स्टूडेंट्स x क्यूब dx x क्यूब dx प्लस दूसरा टर्म x प्लस वाई जेड dy x प्लस वाई जेड dy और क्या है x प्लस वाई जेड dy वाई जेड dz z ओवर क्लोज्ड कर सी. अब इसके लिए क्या कर देते हैं स्टूडेंट लिख देते हैं रख देते हैं पोलर फॉर्म में x इक्वल टू r cos थीटा. r की वैल्यू कितना है 1. x इक्वल टू cos थीटा y इक्वल टू sin थीटा z इक्वल टू 0. यहां से dx की वैल्यू मिल जाएगी माइनस sin थीटा d थीटा dy की वैल्यू क्या मिल जाएगी cos थीटा d थीटा z की वैल्यू 0 थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन आर इक्वल टू. हमारा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई में आ गया. एक्स क्यूब मतलब cos थीटा होल क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस साइन थीटा डी थीटा प्लस एक्स की वैल्यू cos थीटा और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा. dy कितना हो जाएगा cos थीटा डी थीटा प्लस सारा ही 0 हो गया. डी थीटा यहाँ भी आ गया डी थीटा यहाँ भी आ गया. इसे कैलकुलेट कर लीजिए. इसकी फाइनल वैल्यू जो है पाई आती है. फाइनल वैल्यू इक्वल टू आंसर इज पाई. तो एक तरह से ये क्वेश्चन आसान हो गया बट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जिसकी अच्छी रहेगी तो ये समझ पाएगा कि स्टोक्स थ्योरम ही है हिडन फॉर्म में वही क्वेश्चन कर पाएगा. तो करना मुश्किल होगा. अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स कह रहा है इफ x1 इक्वल टू 111 x2 इक्वल टू 101 x1 हो गया x2 इक्वल टू 101 x1 ये x ये होगा x1 इक्वल टू 111 x2 equal to 101 x3 equal to 011 are the eigen vectors of the matrix A equal to then A power 5. स्टूडेंट आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. ये भी लेंथी क्वेश्चन है. डायगोनलाइजेशन पढ़ा होगा. इसका यूज पहले तो मुझे आइगन वैल्यूज प्रेडिक्ट करनी पड़ेगी. क्या क्या आइगन वैल्यूज इसकी हैं.
मैजिकल इक्वेशन आपको मालूम है आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू के बीच में ax इक्वल टू लैम्डा x. x is an eigenvector of a matrix capital A corresponding lambda, then ax equal to lambda x is satisfied. ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लेता हूँ. मैट्रिक्स कितना है? 2 1 -1 3 2 -3 3 1 -2 और आइगन वेक्टर कितना है? 1 1 1. इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं. मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा 2 +1 -1, यहाँ से आ जाएगा 3 +2 3, यहाँ से आ जाएगा 3 +1 -2 = 1 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 आ गया, 3 कैंसिल आ गया, 2 आ गया और यहाँ से 3 4 तो 2 बाहर आ गया और फिर से वेक्टर मेरा अंदर. मतलब इसके करेस्पॉन्डिंग जो लैम्डा की वैल्यू है वो 2 है. एक लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई. ठीक है, दूसरा लैम्डा भी कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स. मैट्रिक्स लिखिए. मैट्रिक्स कितना है? 1 -1 3 2 -3 3 2 -3 3 1 -2 1 -2 और हमारा जो दूसरा आइगन वेक्टर है 101 है. 101 दैट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए, 2 0 -1, यहाँ से कितना आया? 3 0 3 0 -3, फिर 3 0 -2 इक्वल टू से आया -1, यहाँ से आया 0, यहाँ से आया 1 -1 नहीं सॉरी 1 आएगा. तो 1 आ गया कॉमन में, फिर से हमारा वही आइगन वेक्टर. तब इसके करेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 1 हो गई. एक और कैलकुलेट, 2 1 -1 3 2 -3 3 1 -2. अगला आइगन वेक्टर कितना है? 0 1 1. मल्टीप्लाई कर देते, 0 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया. अगला आपका क्या आ गया? 0 हो गया, 2 हो गया, -3 हो गया, 0 हो गया, +1 हो गया, -2 हो गया. यहाँ से कितना आ गया? 0, यहाँ से -1, यहाँ से भी -1 -1 कॉमन में आ गया और 0 1 1 आ गया. दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इक्वल टू -1. स्टूडेंट्स, 3 आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू, पहली कितनी आई आपकी? 2, देन 1, देन -1 वैल्यू में. ठीक है, बहुत जरूरी पार्ट है, इसमें हम लोग आइगन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. अब देखिए मॉडल मैट्रिक्स क्या होगा? मॉडल मैट्रिक्स कैपिटल P, सारे आइगन वेक्टर को अरेंज कर लेते हैं एक मैट्रिक्स में. पहला आइगन वेक्टर कितना है? 111 111. दूसरा आइगन वेक्टर 101. तीसरा आइगन वेक्टर 011. इसी को मॉडल मैट्रिक्स कहा जाता है. आइगनलाइजेशन में क्या करते हैं? सारे आइगन वेक्टर को कॉलम वाइज, रो वाइज दिया रहेगा तो रो वाइज रख लेते हैं, कॉलम वाइज दिया रहेगा तो कॉलम वाइज रख लेते हैं. फिर इसका इनवर्स निकालते हैं. इनवर्स, इनवर्स निकालने की प्रोसेस आपको पता है. इनवर्स इसका हो जाएगा 1 1 -1 0 -1 1 एंड -1 0 1. ये पहले से ही लिख रखा है तो टाइम लगेगा. ठीक है, अब स्टूडेंट आते हैं बेसिक प्रोसेस में. एक बात बताइए, यू नो दैट
डी इक्वल टू पी इनवर्स एपी, ये होता है। अब स्टूडेंट्स डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब पी इनवर्स एपी, पी इनवर्स एपी दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, पी पी इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा, और यहां पे आएगा दिस इक्वल टू पी इनवर्स ए स्क्वायर पी। ठीक है, तो डी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। सेम तरीके से जब हम डी क्यूब निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहां पे मेरे पास आया पी इनवर्स ए स्क्वायर पी इंटू क्या करेंगे, पी इनवर्स ए पी, दैट इज इक्वल टू पी इनवर्स ए क्यूब पी। माय डियर, सेम तरीके से डी पावर 5 जो आएगा पी इनवर्स ए पावर 5 पी आएगा। लेकिन हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको तो ए पावर 5 कैलकुलेट करना है। अब क्या करते हैं, प्री में पी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और पोस्ट में पी इनवर्स से, तो दोनों साइड यही करना पड़ेगा। पी पी इनवर्स ए पावर 5 पी इनवर्स, पी पी इनवर्स क्या हो गया, आइडेंटिटी, क्या हो गया आइडेंटिटी, मतलब ए पावर 5 इक्वल टू स्टूडेंट पी डी पावर 5 पी इनवर्स। पी निकल चुका और पी इनवर्स निकल चुका। देखते हैं पी, हमने मॉडल मैट्रिक्स लिखा था, कितना है ये, तो आइगन वेक्टर थे उन्हीं को डेकोरेट कर दो, 1 0 1 0 1 1। ठीक है, डी पावर 5 क्या हो जाएगा, देखिए मैं बताता हूं, डी क्या होगा, इक्वल टू लैम्डा 1 0 0 लैम्डा 2 0 0 0 0 लैम्डा 3, लैम्डा 1 की वैल्यू 2 0 0, लैम्डा 2 की वैल्यू 1 0 0 0 -1। तो डी पावर 5 कितना हो जाएगा, डी पावर 5 जो हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज 2 की पावर 5, 2 इंटू 2 4 8 16 32 32 0 0 0 1 पावर 5 कितना हो गया, 1 पावर 5 1 2 2 0 1 पावर -5, सॉरी -1 पावर 5 -1, डी पावर 5 आ गया। अब स्टूडेंट्स डी पावर 5 की वैल्यू यहां लाके रख दो, 32 0 0 2 1 0 0 0 -1। हिंदी क्वेश्चन होते हैं ये, समय खा जाते हैं। पी इनवर्स कितना आया है, पी इनवर्स 1 1 -1 0 -1 1 -1 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई करने, मल्टीप्लीकेशन हालांकि बहुत टफ नहीं है, आसानी से हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आएगा, वो आएगा स्टूडेंट्स 32 31 -31, देन 33 32 -33 33 31 -31 इज योर आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, 32 31 -31 33 32 -33 33 31 -32, ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। वन ऑफ द लेंथीएस्ट क्वेश्चन, काफी लेंथी दिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। The Gauss-Seidel iterative method for the system of equations -1 by 4 x2 -1 by 4 x3 plus x4 equal to 1 by 4, -1 by 4 x1 plus x3 -1 by 4 x4 equal to 1 by 4, x1 -1 by 4 x2 -1 by 4 x3 equal to 1 by 4, -1 by 4 x1 plus x2 -1 by 4 x4 equal to 1। गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, थोड़ा सा हिंट देता हूं, जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं फर्स्ट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ रेस्ट टर्म,
सेकेंड इक्वेशन का यूज करते हैं सेकेंड वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ रेस्ट टर्म, मतलब सेकेंड वेरिएबल को लेफ्ट साइड रखिए, बाकी सब कुछ राइट साइड ले जाइए। थर्ड इक्वेशन का यूज करिए, थर्ड वेरिएबल को लेफ्ट साइड रखिए, बाकी सब कुछ राइट साइड ले जाइए। फोर्थ इक्वेशन का यूज करिए, फोर्थ वेरिएबल लेफ्ट साइड रखिए, बाकी सब कुछ कहां ले जाइए, राइट साइड। ठीक है, इसके बाद इटरेट करके आप x1 x2 x3 इस तरह से निकालते हैं। इनिशियल वैल्यूज दी होती है या तो हम मान लेते हैं, लेकिन सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट करते हैं क्योंकि ये गॉस सीडल है, जो अपडेटेड वैल्यू आएगी नेक्स्ट इक्वेशन में रख दी जाएगी। बट प्रॉब्लम यहां पे क्या है, ठीक है सर आपने कहा कि फर्स्ट इक्वेशन का यूज करिए, फर्स्ट वेरिएबल तो इसमें है ही नहीं, x1 तो है ही नहीं, मतलब सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल पाइवोटिंग करनी पड़ेगी, पार्शियल पाइवोटिंग करनी पड़ेगी। मतलब ये सिस्टम डायगोनली डोमिनेंट नहीं है, तो हम डायगोनली डोमिनेंट बना लेते हैं। जरा देखिए x1, x1 इसमें है ही नहीं, तो x1 का कोफिशिएंट इसमें कितना हो गया, 0 हो गया। ये बात समझ में, यहां पे x1 का कोफिशिएंट -1/4 है, यहां पे x1 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, यहां पे x1 का कोफिशिएंट -1/4 है। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट की इस इक्वेशन में है। अब यही इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन बना लिया जाएगा, x1 -1/4 x2 -1/4 x3 इक्वल टू 1/, फर्स्ट इक्वेशन तो मेरा आ गया। सेकेंड इक्वेशन के लिए अब हम x2 देखेंगे किसमें मैक्सिमम है, लेकिन इसको छोड़ के अब इसको मत देखना, जिसमें आपने पाइवोटिंग कर दी अब उसको नहीं देखिएगा, उसको नहीं छेड़िएगा। ठीक है, x2 के कोफिशिएंट को कंपेयर आप इसमें नहीं करेंगे। अब x2 इसमें -1/4 है, इसमें x2 है ही नहीं, इसमें x2 1 है, तो ये वाला सेकेंड इक्वेशन हो गया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन। यहां से -1/4 x1 प्लस x2 -1/4 x4 इक्वल टू 1/2, इक्वेशन नंबर 2। भाई बात समझ में बच्चे। अब तीसरा इक्वेशन, अब ये इसमें लॉक लग गया, सेकेंड इक्वेशन फिक्स हो गया, अब इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते आप। अब इन दोनों में x3 देखो किसमें मैक्सिमम है, x3 का कोफिशिएंट साइन नहीं देखेंगे, मॉडुलस वैल्यू देखते हैं। x3 -1/4 है, x3 1 है, तो ये थर्ड इक्वेशन हो गया, -1/4 x1 प्लस -1/4 x4 इक्वल टू 1/4। चौथे के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, अब चौथा वही बचा है तो उसी को लिख दीजिए, -1/4 x2 -1/4 x3 प्लस x4 इक्वल टू 1/, पार्शियल पाइवोटिंग का यूज करके हमने सिस्टम को डायगोनली डोमिनेंट बना लिया। क्या बना लिया, डायगोनली डोमिनेंट। अब मैं इसका यूज करूंगा स्टूडेंट, फर्स्ट वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ रेस्ट वेरिएबल लिखूंगा। कई बात समझ में, इसका यूज करके फर्स्ट वेरिएबल अगर मैं लिखूं तो x1 इक्वल टू 1/2 प्लस x2/4 प्लस x3/4। अब ये देखिए किसमें है, ये 0.5 माइनस दिस, ये तो ऑप्शन ए रूल आउट हो गया क्योंकि पहला ही नहीं लिखा गया है। ये तो ठीक है, ये मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन ए और डी रूल आउट हो गए, मैं पहले से ही चेक कर लिया। ठीक, अब दूसरे से हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, x2 लिखेंगे। दूसरे से जब मैं x2 लिख रहा हूं स्टूडेंट, तो x2 इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा, सेकेंड का यूज करिए, x2 लिखिए, 1/2 आ गया प्लस x1/4 प्लस x1/4 प्लस x4/4। अब ये गॉस सीडल मेथड है, तो यहां पे स्टूडेंट जो x1 है, आप पहले इक्वेशन से x1 निकाल चुके हो,
तो यहाँ पे x1 की अपडेटेड वैल्यू रखी जाएगी, मतलब x1 पावर में n नहीं n+1 रखा जाएगा जो आप कैलकुलेट कर चुके। तो जरा देखते हैं दूसरे में, ए और डी में तो देखना ही नहीं है, इसमें इसमें यहाँ पे नेगेटिव है, ये तो यूज होगा नहीं। यहाँ आइए पॉजिटिव वाले में, वो भी x1 में +1 होना चाहिए। देखिए सब में n है, यहाँ भी n है, लेकिन जब x1 आप कैलकुलेट कर चुके हो और x1 वेरिएबल की अपडेटेड वैल्यू n+1 आ चुकी है, तो इसकी वैल्यू अब यहां डिस्प्लेस कर दी जाएगी। ओनली ऑप्शन बी इज सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस। कंसेप्ट के साथ साथ आपको स्मार्ट गेस करना चाहिए। ऑप्शन में आप अपने नॉलेज को कुछ करिए। देखो यहाँ पे आप क्रिटिकल पूरा करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, पार्शियल पाइवोटिंग करके 4 इक्वेशन लिख लिए। पहले इक्वेशन से पहला वेरिएबल सॉल्व कर दिया। पहले वेरिएबल में अगर आप n+1th इटरेशन निकाल रहे हो तो यहाँ पे x2 की nth वैल्यू और x3 की भी nth वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मैं पहला इक्वेशन यूज करके पहला ही वेरिएबल निकाल रहा हूं। पहला जब अपडेट हो गया तो जब x2 निकालोगे उसमें x1 होगा तो अपडेटेड वैल्यू रखी जाएगी, मतलब x1 पावर में n नहीं होगा, n+1 होगा। दो ही से तो मेरा ऑप्शन आ गया सारा। बाकी अगर आपको पूरा करना है तो यूज फर्स्ट इक्वेशन, सॉल्व फॉर फर्स्ट वेरिएबल, use second equation, solve for second variable, use third equation, solve for third variable, use fourth equation, solve for fourth variable. Option B is right. एक लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, थोड़ा सा ट्रैक से हट के आया था। जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं, ठीक है, उनको ये क्लास में नहीं कराया जाता, मैं जनरली इसको कराता नहीं हूं। मैं आपको समझा देता हूं स्टूडेंट। पहले तो देखो पूछा क्या है। The equation for the ellipsoid of inertia of a solid body is P of x equal to 4x1 का स्क्वायर प्लस 4x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर माइनस 2x1 x2. What is the standard form in form of a new orthogonal set of axes O y1 y2 y3? कई बात समझ में। तो पहली बात तो इसकी अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखते हैं। इससे जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म, जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म, पॉलिनोमियल p of x is given by a11 x1 का स्क्वायर, a22 x2 का स्क्वायर, a33 x3 का स्क्वायर, यही है। यस, प्लस 2 टाइम्स ऑफ a12 x1 x2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a13 x2 x3 x1 x3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a23 x2 x3। यहां से हमको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा। स्टूडेंट कंपेयर करो इसको इससे कंपेयर करो तो आपको a11 की वैल्यू कितना मिल गई 4, a22 की वैल्यू कितना मिल गई आपको 4, a33 की वैल्यू कितना मिल गई आपको 1 और a12 की वैल्यू कितना मिल गई। यहां मैंने कंपेयर किया, आपका आ गया -1, a12 इक्वल टू -1। ऐसे ही a13 की वैल्यू, a13 की वैल्यू 0 आ गई, a13 इक्वल टू क्या हो गया 0 आ गई, करेक्ट। यहां से स्टूडेंट हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल टू, ये वैल्यू जो दी गई है वो रख दीजिए 4 4 1, ठीक है। जो वैल्यूज आई हैं बाकी तो सब वैल्यू 0 आ गई है, -1, ठीक है। यहां आ गया 0, ये भी आया 0, ये भी आया आपका 0, करेक्ट। क्वाड्रेटिक
से सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना सीख गए। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म P of x is given by a11 x1 square, a22 x2 square, a33 x3 square plus 2 times of a12 x1 x2, 2 times of a13 x1 x3, 2 times of a23 x2 x3, x2 x3 तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब a23 की वैल्यू 0 हो गई, a13 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, a13 की वैल्यू 130 करेक्ट, और 31 की वैल्यू 230 हो गया और 130 हो गया, दोनों 0 हो गए, ठीक है। और अब हमें यहाँ a11 4 मिल गया, a22 4 मिल गया, a33 1 मिल गया, करेक्ट। a12 -1 मिल गया, a13 0 मिल गया, रख दिया, हमारा ये मैट्रिक्स स्टूडेंट्स रेडी हो गया। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख के लैम्डा की वैल्यूज निकालना होता है, और उसके लिए भी शॉर्टकट होता है, मैंने डिस्कस किया है स्टूडेंट, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रेस ऑफ ए, लैम्डा क्यूब लिखा, इसका भाई साहब जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू ट्रेस ऑफ ए प्लस प्लस यहां पे होगा M11 प्लस M22 प्लस M33 लैम्डा, इसको भी ऐसे पहले ही लिखते हैं, नहीं तो आप भी कंफ्यूज हो रहा हो, ट्रेस ऑफ ए, क्योंकि ये कांस्टेंट आएगा ना, ट्रेस ऑफ इनटू लैम्डा, पैटर्न में लिखा जाए ज्यादा ठीक है। ये स्टूडेंट्स M11 क्या है, 1 1 के करेस्पॉन्डिंग, मतलब इसमें वन फर्स्ट रो हटाइए, फर्स्ट कॉलम हटाइए, जो आया उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर दीजिए। यहाँ पे ये 0 है ना, ये भी 0 है, ठीक है, ये भी वैल्यू क्या हुई, 0 2 3 0 ही आई है, ठीक है, माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, इससे आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल गया और लैम्डा कैलकुलेट, लैम्डा की वैल्यूज आएंगी, लैम्डा इक्वल टू 1, मैं लिख दे रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, नहीं कैलकुलेट, लैम्डा क्यूब का स्क्वायर प्लस 25 लैम्डा माइनस 70 इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स अब हमारा काम हो गया, ऑर्थोगोनल फॉर्म ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन polynomial is given by polynomial is, इसका निकालना है y1 y2 y3, प्री में मल्टीप्लाई करो किससे स्टूडेंट्स, लैम्डा 1 मतलब 1 0 0, लैम्डा 2 3 0 0, लैम्डा 3 5 इनटू ये करना, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनल आंसर आपका y1 का स्क्वायर 5 y2 का स्क्वायर प्लस 3 y3, यही आपसे पूछा था। कुछ क्वेश्चन कभी कभार बाउंसर फेंक, बाउंसर ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है फॉर्म पढ़िए पॉलिनोमियल का, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो आसानी से कर सकते हो, बट कभी पूछा नहीं जाता, आउट ऑफ सिलेबस एक आध क्वेश्चन कभी कभार चले जाते हैं। स्टूडेंट्स कौन सा आंसर सही हुआ,
ये y1 का स्क्वायर, 5y2 का स्क्वायर, 3y3 का स्क्वायर। ऑप्शन ये स्टूडेंट्स आपका ईएससी 2023 का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। जल्द मैं अपलोड करूंगा 2024 का, जो कि बस अब एक ही ईयर का बचता है और 2025 का जब पेपर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ हो, कहीं भी किसी स्टेप में, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। एक मेरा रिक्वेस्ट है मोरल ग्राउंड पे कि जो चीज मैं कर रहा हूँ कंप्लीट फ्री है, किसी का सपोर्ट नहीं, कहीं से सपोर्ट नहीं। इसके लिए तकरीबन मैंने 5 लाख रुपए खर्च किए हैं और हमने स्टूडेंट्स स्टूडियो बनाई है, कैमरे खरीदे हैं, डीएसएलआर कैमरे, टॉप एवरीथिंग इज देयर। रनिंग कॉस्ट भी आती है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, इंटरनेट एक्सपेंसेस हैं। इतना तो जरूर आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो देखा लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल की ग्रोथ होगी तो मेरी पॉपुलैरिटी होगी, तो स्टूडेंट्स ये चीज कंटिन्यू रहेगी आगे भी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।